तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सबसे पहले प्रॉपर्टी तो ये है कि दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी कि जिसमें nth टर्म जो है दैट इज a1 r⁻n−1, a2 जो होता है सेकेंड टर्म दैट इज a1 टाइम्स r, एंड थर्ड टर्म इज a1 टाइम r स्क्वायर, सच दैट सपोज ये हमारे पास a3 है, तो a1 ये जो इंडेक्स है एंड ये जो पावर है इन दोनों का सम 3 की इक्वल होता है। सही है। सो दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसका पहला टर्म जो है वो a1 है एंड लास्ट टर्म उसका an है, तो फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट दैट विल बी इक्वल टू सेकंड एंड सेकंड लास्ट के प्रोडक्ट के, एंड दैट विल बी इक्वल टू थर्ड एंड थर्ड लास्ट के प्रोडक्ट के। सही है, इनके प्रोडक्ट के। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि ये जो प्रॉपर्टी होती है फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि वो हमारे पास ये थी कि प्रोडक्ट नहीं बल्कि एडिशन जो था फर्स्ट एंड लास्ट का, सेकंड एंड सेकंड लास्ट का, एंड थर्ड लास्ट का, इस तरह से। तो ये आपस में क्या थे, इक्वल थे। सही है। अरिथमेटिक सीक्वेंस में जहाँ पे हमारे पास एडिशन होती है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में वहां पे हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है दैट इज 2 4, 4 टाइम्स 2 8 हो जाएगा, 8 टाइम्स 2 16 हो जाएगा, टाइम्स 2 32 हो जाएगा। अब ये मेरे पास क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है a1, ये मेरा लास्ट टर्म है a5। सही है। तो a1 मल्टीप्लाई बाई a5 कर लो, तो वो आपके पास क्या आएगा, 2 × 32 दैट इज इक्वल टू 64। सही है। अब क्या कर लो कि सेकेंड टर्म कर लो उसका प्रोडक्ट से सेकेंड लास्ट टर्म से, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 × 16 दैट इज इक्वल टू, तो हम थर्ड का हम थर्ड ही बचते हैं, तो अपने साथ इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज a3 टाइम्स a3 दैट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, यानी कि 8 × 8 दैट इज आल्सो इज इक्वल टू 64। सही है। तो ये मैं हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमने एज्यूम, अगर क्वेश्चन में हमें एज्यूम करनी, इस तरह से एज्यूम करेंगे कि बीच वाला टर्म ए होगा, ए के साथ आर मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट आता है, एंड उससे ए आर से डिवाइड करो तो उससे प्रीवियस टर्म आता है। तो अगर मैंने तीन एज्यूम करने हैं तो मैं a/r, ए एंड ए आर एज्यूम करूंगा। इससे ये होता है कि आपकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत इजी हो जाती है। सही है। अगर आपने पांच टर्म एज्यूम करने हैं तो आपने ये वाले पांच करने हैं, यानी कि सेंटर पे आपने एक दे रहे हैं। अगर आपने एक टर्म एज्यूम करना है तो उसको ए ही एज्यूम कर लो। अगर आपने तीन टर्म लेने हैं तो आर से इस साइड पे मल्टीप्लाई करो, इस साइड पे डिवाइड करो। अगर आपने पांच एज्यूम करने हैं तो इस साइड पे एक और आर मल्टीप्लाई करो, इस साइड पे एक और आर डिवाइड करो। इसी तरह अगर आपने सात एज्यूम करने हैं तो नेक्स्ट एक साइड पे आर मल्टीप्लाई करो एंड दूसरी साइड पे आर से डिवाइड करो। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज, अगर हमने इवन नंबर ऑफ टर्म एज्यूम करने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सेंटर वाले दो टर्म्स होंगे। अगर मैंने दो एज्यूम करने हैं तो मैं इस तरह से ये दो एज्यूम कर लूंगा, एंड अगर मैंने चार एज्यूम करने हैं तो इस तरह से मैं चार टर्म्स है वो एज्यूम करूंगा। सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज, इफ ईच टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस is multiplied or divided by some fixed number, then the resulting sequence is also a GP। सही है। लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास एक सीक्वेंस है an, सही, देन अगर मैं इसके हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दूं के ए एन से, देन के ए एन इज आल्सो अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगर ये मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है देन ये भी मेरे पास क्या होगा, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। सही है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ सीक्वेंस दैट इज
2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। अब ये मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है कि 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 आता है, 8 को 4 से डिवाइड करो 2 आता है, 16 को 8 से डिवाइड करो तो 2 आता है। तो यहाँ पे जो रेशियो है कंसेक्यूटिव टर्म का दैट इज कांस्टेंट। तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब इसको मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको लेट्स सपोज मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ लेट्स सपोज 3 से। सही है, 3 से मैं हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया तो 2 के 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, मेरे पास 12 आता है, 8 को 3 से करता हूँ 24, 16 को 3 से करता हूँ 48 एंड 32 को अगर मैं 3 से करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 96 आता है। सही है, तो ये मेरे पास आ गया। अब ये जो न्यू सीक्वेंस बना, तो इसमें भी अगर आप 12 को 6 से डिवाइड करो आपके पास 2 आता है, अगर 24 को इससे डिवाइड करो 2 आता है, एंड ये भी आपके पास क्या आता है 2 एंड 96/48 दैट इज आल्सो इज इक्वल टू 2। तो ये जो न्यू सीक्वेंस बनता है दैट इज आल्सो अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो मेन बात यह है कि अगर आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो, उसको आप किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सही है, एंड देन जो आपके पास न्यू सीक्वेंस बनता है वो भी हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही बनता है। सच दैट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर इसकी कॉमन रेशियो आर है, इसकी कॉमन रेशियो एफ दैट इज इक्वल टू आर, देन न्यू सीक्वेंस की कॉमन रेशियो भी आर होती है, ब्लू बन जाता है, बट उसका कॉमन रेशियो जो है वो सेम रहता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये सीक्वेंस लिया तो इसमें कॉमन रेशियो क्या था, 2 था, बट जब हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया उसके बाद जो हमारे पास सीक्वेंस आया उसका भी कॉमन रेशियो हमारे पास 2 है। सही है, सो एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो नया जो सीक्वेंस बनता है वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है, एंड उसका जो कॉमन रेशियो है वो स्टिल आर होता है, यानी ओरिजिनल सीक्वेंस और न्यू सीक्वेंस का जो कॉमन रेशियो होता है वो सेम रहता है। फॉर्म अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सही है, इक्वल नॉन जीरो मतलब कि मैंने सिर्फ टू 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 एक कांस्टेंट सीक्वेंस ले लिया है। सही है, तो इसमें पहला टर्म 2 है एंड सेकंड टर्म भी 2 है, सारे टर्म जो है वो 2 है, तो इसका कॉमन रेशियो अगर मैं निकाल दूं सो दैट इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A1, दिस इज 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। सही है, तो हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस का कॉमन रेशियो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर आप देखिए ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस भी है, क्योंकि लेट्स सपोज मेरे पास है 2 2 2 2 एंड सो ऑन। सही है, अब अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या करते हैं, हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, इससे इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करो तो क्या क्या आता है हमारे पास, 0 आता है, इसको इससे माइनस करो हमारे पास क्या, इसके सीक्वेंस जिसको जनरली अगर मैं लिखूं सो कांस्टेंट सीक्वेंस इज के के के। सही है, और के जो है ये नॉन जीरो होना चाहिए। सही है, 0 0 आप नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस भी है, दिस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस with common difference is equal to 0, and this is also a geometric sequence with common ratio is equal to 1। सही है, सो ये पॉइंट आपने याद रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है एक, द क्वेश्चन इज इफ हमारे पास A10 गिवन है, A13 गिवन है इज इक्वल टू y एंड A16 गिवन है इज इक्वल टू z, तो नीचे ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन जो है वो आपका टेन बस फॉर्मूला क्या है, लेट्स सपोज हम सबको ए इन टर्म ऑफ 18 लिख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ A10 इज इक्वल टू A13, A13 आर की पावर मुझे अभी नहीं पता, वो बाद में लिखता हूँ, एंड देन A16 इज इक्वल टू A13 R की पावर 1। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि 13 के साथ मैं क्या ऐड करूँ कि सच दैट मेरे पास टोटल आंसर क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो 13 के साथ अगर मैं -3 ऐड करता हूँ
तो मेरे पास 10 आता है, सही है। एंड यहाँ पे अगर मैं 13 के साथ 3 ऐड करता हूँ, +3, देन मेरे पास क्या आता है, टोटल आंसर 16 आता है। सो ये मेरे पास A10 एंड A16 को मैंने लिख दिया एंड टर्म ऑफ A13, सही। थ्री, सही है। r⁻³ एंड r⁻³ आपस में कैंसल आउट हो गए, यानी कि r⁻³ हमारे पास इक्वल होता है 1/r⁻³ के। सो ये r³ के साथ कैंसल हो गया। तो हमारे पास बचता क्या है, A10 की वैल्यू क्या है, A10 की वैल्यू है x, A16 की वैल्यू है z एंड A13 की वैल्यू है y एंड यहाँ पे A13 की वैल्यू है y। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एक्स जी इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, सही है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज ए बी सी मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के टर्म है, टर्म नंबर ये गिवन है कि 7 टर्म, 9 टर्म एंड 10 टर्म, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा रिलेशन ट्रू रहेगा। देन हमें गिवन है कि A7 इज इक्वल टू ए, सही है। एंड दूसरा हमें गिवन है कि A9 इज इक्वल टू बी एंड तीसरा हमें गिवन है कि A10 इज इक्वल टू, दैट इक्वल होता है A1 r⁻⁶, दिस इज इक्वल टू ए। A9 इक्वल होता है A1 r⁻8, सो दिस इज इक्वल टू बी। A10 इक्वल होता है A1 r⁻9, सो दिस इज इक्वल टू सी, सही हो गया। अब करते क्या है कि ये मेरे पास ए बी सी तीनों की वीडियोस आ गई। अब इनको क्या करो, इन्हें ऑप्शंस में पुट करो, चेक करो कि कौन सा ऑप्शन ठीक आता है। सो पहला ऑप्शन मेरे पास ए है। ए का अगर मैं ए ए ऑप्शन मुझे कहता है कि A³ इज इक्वल टू B²C, तो इसमें पुटिंग करो। ए की वैल्यू क्या है, A1 r⁻⁶, सो इसका होल क्यूब, सही है। सो दिस इज इक्वल टू B², बी की वैल्यू क्या है, A1 r⁻8, सो इसका स्क्वायर, सही है। मल्टीप्लाई बाई सी, सी की वैल्यू क्या है, A1 r⁻9। इसको सिंप्लीफाई करो कि ये इक्वल आते हैं या नहीं। क्यूब जो है वो A1 पे अलग से आ जाएगा एंड r⁻⁶ पे अलग सा क्यूब आ जाएगा। स्क्वायर जो है वो A1 स्क्वायर हो जाएगा एंड r⁻8 का स्क्वायर हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाई A1 r⁻9। सो A1³ हो गया हमारे पास, r⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई 3 इज 18, so this is equal to A1 square, r⁻8 multiplied by 2 is 16, so this is A1 r⁻9, सही है। तो यहाँ पे ये है A1³ r⁻18 और यहाँ पे मेरे पास है A1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई A1 हो जाएगा एंड r⁻16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 25, जो कि आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। सो ए ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता। सिमिलरली आप ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन बी है C³ इज इक्वल टू A²B, सही है। तो इसमें अगेन उसी तरह से पुटिंग करो, सी की वैल्यू है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय A1 स्क्वायर r⁻12 हो जाएगा एंड नेक्स्ट बी की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ A1 r⁻8, इस साइड पे A1³ r⁻27 हो गया, यहाँ पे A1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A1, ये भी A1³ बनता है, बट r⁻12 प्लस 8 ये आपके पास क्या बनता है, 20 बनता है, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। सो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन हम ट्राई करते हैं, दैट इज A³ इज इक्वल टू B
स्क्वायर आर जो ए वन आर की पावर 8, ये हमें सी की वैल्यू गिवन है, इसका मैं स्क्वायर पुट कर लेता हूँ, तो ए वन स्क्वायर आर की पावर 9 है तो आर की पावर 18 हो जाएगा। सही है। तो ये जो है ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए वन क्यूब ये तो आपस में इक्वल है, बट यहाँ पे आर पावर 18 है, यहाँ पे 18 प्लस 8 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। सही है। नेक्स्ट आपके पास ये हो सकता है कि डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, जो कि हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। बी क्यूब है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, A1 R की पावर 8, इसका होल क्यूब। ए की वैल्यू है A1 R की पावर 6, एंड सी की वैल्यू है A1 R की पावर 9, सो ये इसका स्क्वायर। तो ये A1 क्यूब हो जाएगा R पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 324, सो दिस इज इक्वल टू A1 R की पावर 6, A1 स्क्वायर हो जाएगा R की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 18। तो ये A1 क्यूब हमारे पास हो गया, ये दोनों मिलके A1 क्यूब बनाते हैं, दिस इज R पावर 24। तो 6 + 18 हमारे पास क्या बनता है, 24, सो इसलिए हमारे पास डी ऑप्शन ठीक रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज A3 हमें गिवन है कि दैट इज इक्वल टू 3 इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करो, यानी कि फाइंड करो A1 मल्टीप्लाई बाई A2 मल्टीप्लाई बाई A3 मल्टीप्लाई बाई A4 मल्टीप्लाई A5, इन पांचों का प्रोडक्ट क्या होगा। A3 आपको गिवन है, उसकी वैल्यू क्या है, 3 है। तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज क्या होगा हमारे पास कि A1 की वैल्यू, ये तो स्टार्टिंग टर्म है ना, तो ये हम इसी तरह से लिख लेंगे। A2 किसकी इक्वल होता है, A2 इक्वल होता है A1 R के, सो दिस इज A1 R। A3 हमारे पास इक्वल होगा A1 R स्क्वेयर, A4 हमारे पास इक्वल होगा A1 R क्यूब, A5 हमारे पास इक्वल होगा A1 R की पावर क्या है, सो A1 की पावर 5 हो जाएगा, A1 की पावर 5। आर हमारे पास कितनी बार है, 1 + 2, ये मतलब 1 + 2 3 हो गया, +3 6 हो गया, +4 दिस इज इक्वल टू 10, सो आर की पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सही है। अब दोनों में अगर देखे तो होल पावर अगर मैं 5 ले लूँ तो A1 R स्क्वेयर होल पावर 5 हो जाएगा। अब A1 R स्क्वेयर क्या है मेरे पास, ये A3 है, सो A3 का होल पावर 5 हो जाएगा, एंड A3 हमें पता है कि वो 3 की इक्वल है, सो आंसर है 3 पावर 5। सही है। जस्ट आपने क्या कर ली, एन थ्योरम का फॉर्मूला यूज किया कि A2 आपके पास ये होता है, A3 ये होता है, सो आपके पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है दैट इज, अगर हमारे पास दो डिफरेंट ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस हो A n एंड B n, तो उनको मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास जो न्यू सीक्वेंस बनता है तो वो भी ज्योमेट्रिक होता है, उनकी डिवाइड करने से भी जो सीक्वेंस बनते हैं न्यू, वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही बनता है। सच दैट जब हम सीक्वेंसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके कॉमन रेशियोज, यानी कि न्यू जो रेशियो लेट्स सपोज आर प्राइम आ रही है, तो वो अगर सीक्वेंसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके कॉमन रेशियोज भी मल्टीप्लाई होते हैं। अगर सीक्वेंसेस डिवाइड होते हैं तो इनके कॉमन रेशियोज भी डिवाइड होगी, यानी कि अगर मेरे पास न्यू जो सीक्वेंस बना है डिवीजन करने से, एक सीक्वेंस को दूसरे से डिवाइड करने से, तो उसका जो कॉमन रेशियो होगा वो दोनों सीक्वेंसेस के कॉमन रेशियो के फ्रैक्शन की इक्वल होगा। सही है। तो इसके हम एग्जांपल देख लेते थे। लेट्स सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है A n, मैं लेके ले लेता हूँ, जो कि 2 4 8 16 ही है। सही है। लेट्स सपोज दूसरा मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है दैट इज 3 9 27, एंड ये हो गया हमारे पास। सही है। लेट्स सपोज इसको मैं कर लेता हूँ, ये मेरे पास सीक्वेंस हो गया दूसरा। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं A n मल्टीप्लाई बाई B n। सही है। अच्छा, पहले वाले का कॉमन रेशियो क्या है, 4/2 2 है, सो
पहले वाले का आर ए जो है दैट इज इक्वल टू 2, और इसका काम दूसरे का क्या बन गया 3। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन कॉमन रेशियो देखते हैं कि वो 2/3 निकलता है या नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि अगर हम नहीं 2 × 3 निकलता है या नहीं है, सही है, क्योंकि हमने कहा कि जब सीक्वेंसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन रेशियो भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 27 के साथ, एंड इसी तरह नेक्स्ट टर्म। तो हम देखते हैं इससे 8 × 27 अगर हम कर ले तो ये मेरे पास क्या आता है 216 आता है, सही है। तो अब इसका कॉमन रेशियो देखिए 36 36 डिवाइडेड बाई 6 क्या आएगा 6, 216 को 36 से डिवाइड करो 6 आता है। तो न्यू जो हमारे पास रेशियो आता है दैट इज इक्वल टू 6, एंड 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3। 2 मेरा क्या था पहले सीक्वेंस का कॉमन रेशियो था, एंड 3 क्या था दूसरे सीक्वेंस का कॉमन रेशियो, सही है। तो इसी तरह जब हम सीक्वेंसेस मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू सीक्वेंस का जो कॉमन रेशियो होता है वो इनके प्रोडक्ट की इक्वल होता है। जब हम सीक्वेंसेस को डिवाइड करते हैं एक दूसरे से तो कॉमन रेशियो जो होता है न्यू वो इनके डिवीजन से ही जो, अगर हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है विथ कॉमन रेशियो आर, और हम उसके हर टर्म की कोई काफी सीक्वेंस है 2 4 8 16, ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 8 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो। सो ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, सही है। अब इसके हर एक टर्म का लेट्स सपोज हम स्क्वायर ले लेते हैं। आर की पावर ए की पावर के का मतलब है कि इसके हर टर्म का हम के इज इक्वल टू 2 यानी स्क्वायर ले लेते हैं हर टर्म का। तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, सही है इस तरह से। अब इससे हमारे पास आंसर क्या आते हैं 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 स्क्वायर 16 आता है, 8 का स्क्वायर 64 आता है, एंड सो, सही है। अब इसका कॉमन रेशियो चेक करो क्या है। पहले हमारे पास जो ओरिजिनल सीक्वेंस था उसका कॉमन रेशियो हमारे पास आर इज इक्वल टू 2 है, सही है। यहाँ पे मेरे पास क्या है 4 × 1 इज इक्वल टू 4, 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4, 64 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 4। तो न्यू जो मेरे पास कॉमन रेशियो बना है दैट इज इक्वल टू 4। तो ये मैं डायरेक्ट क्या ऐसे कर सकता हूँ कि मेरे पास जो ओरिजिनल सीक्वेंस था ए एन, उसके टर्म्स का मैंने क्या कर लिया स्क्वायर ले लिया। तो अगर इसका मेरे पास कॉमन रेशियो आर था, देन उसके का न्यू कॉमन रेशियो जो होगा यानी ये मेरे पास न्यू टर्म्स जो बन गए वो पुराने टर्म के स्क्वायर्स हैं। तो मेरे पास न्यू जो कॉमन रेशियो बना वो पुराने रेशियो का स्क्वायर होगा, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या और हमारा रेशियो था। एंड दिस इज व्हाट, ये वो टर्म है जहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिया, सही है। नेक्स्ट हमारे पास ये है इसी पे क्वेश्चन है अभी जो हमने ये प्रॉपर्टी की है, इसी पे क्वेश्चन है कि एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसका कॉमन रेशियो 3 है, एंड एक दूसरा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमें गिवन है। तो अगर हम ऐसा कर ले कि दोनों सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करें उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, देन द कॉमन रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या होगा। तो हमें एक का पहले सीक्वेंस का कॉमन रेशियो गिवन है दैट इज इक्वल टू 3, एंड दूसरा हमें सीक्वेंस गिवन है यानी कि बी एन, दूसरे का हमें डायरेक्ट कॉमन रेशियो नहीं गिवन बल्कि क्या गिवन है सीक्वेंस गिवन है। तो सीक्वेंस जब गिवन है तो
उसका कॉमन रेशियो किसकी इक्वल होगा? सीक्वेंसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके कॉमन रेशियो भी मल्टीप्लाई होते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 दे विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? सी आ गया। सही है। अब यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, दैट इज जो ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक सीक्वेंस था उसका हमने जनरल फॉर्म लिखा था कि वो ए एन प्लस बी फॉर्म में होते हैं। सही है। तो यहाँ पे हम एन टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखते हैं, उसका जनरल फॉर्म जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है, मैं लिख लेता हूँ पी एन टू क्यू पावर सी एन प्लस डी जो होता है ये कांस्टेंट हो सकता है। जो हमारे पास पावर होती है दैट इज लीनियर फंक्शन एंड वेरिएबल एन। यहाँ पे जो मेरे पास वेरिएबल है दैट इज एन, वेरिएबल इज एन। सही है। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है किसी भी जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है उसकी जनरलाइज मोस्ट जनरल फॉर्म जो है वो इस फॉर्म की होती है कि हमारे पास जो एन होता है वो पावर में आएगा, बाकी मतलब बेस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, जैसे यहाँ पे क्यू है। ये पूरा टर्म किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन आपसे करूं कि ये आपके ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का nth टर्म है या नहीं है, तो मैं nth टर्म लिख लेता हूँ 2 × 3 की पावर 2n−1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n जो है वो पावर में अपीयर हो रहा है एंड दैट इज लीनियर, यानी n की पावर जो है वो 1 है। लीनियर फंक्शन हमारे पास बना रहे हैं एंड ये जो पावर है जो लीनियर फंक्शन ऑफ n है वो हमारे पास किसी कांस्टेंट नंबर के पावर में आ रहा है एंड उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं भी है। तो यही तो हमने कहा कि हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्या होता है? nth टर्म होता है। सो ये जो है ये हमारे पास ये 2 × 3 पावर 2n−1 ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब मैं अगर क्वेश्चन करूं कि लेट्स सपोज मेरे पास है 4 × 2 की पावर 2n, तो ये भी हमारे पास क्या है? एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है कि n जो वेरिएबल है वो पावर में अपीयर हो रहा है एंड दैट इज अ लीनियर फंक्शन। सही है। 2n इज अ लीनियर फंक्शन जो कि सी एन प्लस डी फॉर्म है। तो ये भी हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अगर मैं अभी क्वेश्चन करूँ कि 1/, दैट इज 2 की पावर n, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है? तो ये क्वेश्चन जो है इसको आप खुद से टास्क एज अ टास्क सॉल्व करें एंड फिर मुझे बताएं कि अगर मेरे पास nth टर्म जो है दैट इज ए एन इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, तो इससे जो सीक्वेंस बनता है जिसको हम इन ब्रैकेट से बंद करते हैं, तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है? सही है। सो दिस इज योर टास्क। सही है। सो दिस इज द एंड ऑफ और लेक्चर। एक लास्ट एमसीक्यूज रहता है, बल्कि यहीं पे हम एंड करते हैं। सही है। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम आगे ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ेंगे, इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ेंगे एंड उसके अलावा फिर ज्योमेट्रिक मीन वगैरह करेंगे। सही है। सो दिस इज द एंड।